जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर प्यारे भाई 8। अच्छा जी, कल हमने ना कल हमने कुछ बातें डिस्कस की थी IS 16 की। ऐसी है मेरे प्यारे भाई, आज मेरे प्यारे दोस्तों ज़रा मेन बात पे आ जाएं। ज़रा एसिड की कॉस्ट क्या होती है प्यारे भाई? क्या बोलो, एसिड की कॉस्ट क्या है? क्या मेरे प्यारे दोस्तों, एसिड की कॉस्ट क्या है? ये बड़ी अहम बात है बच्चों। ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस तो हमने पढ़ लिए। अब प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनना। अगर आप 3-4 मिनट बातें गौर से सुन लेंगे ना, तो ये सारी वही बातें अलिफ से लेके ये तक लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताने लगा हूँ। प्यारे भाई इधर देखें, एक कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई एक कॉन्सेप्ट है प्यारे दोस्तों कि एसेट की कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट क्या है? बहुत सारे लोग मेरे प्यारे भाई ये समझते हैं, प्यारे दोस्तों बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एसेट की जो कॉस्ट है मेरे प्यारे भाई, ये वो है जितने की चीज़ हमने ख़रीदी है। क्या मेरे प्यारे भाई? अभी हम डिस्कस क्या करने लगे हैं, एसेट की कॉस्ट क्या है। सही है बच्चों, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो टेंजिबल एसेट है उसकी कॉस्ट क्या है। प्यारे दोस्तों बहुत सारे लोगों का मेरे चांद ख्याल ये है, जितने की चीज़ हमने खरीदी है वो हमारी कॉस्ट है। वो हमारी क्या है बच्चों? ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों IS 16 में हमने एसेट की कॉस्ट को डिस्कस करना। प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, कॉस्ट ये नहीं है कि जितने की हमने चीज़ खरीदी, बल्कि कॉस्ट तो ये है कि ये चीज़ हमें पड़ी कितने की है। ये चीज़ हमें, बोलो शाबाश। मिसाल के तौर पे प्यारे भाई आपने बच्चों कोई चीज़ है बच्चों, प्लांट है। क्या है बच्चों? प्यारे दोस्तों प्लांट आपने खरीदा, ये कॉस्ट है बच्चों। इस प्लांट को लेके आने का खर्चा, इस प्लांट को लेके आने का खर्चा, ये भी तो कॉस्ट है ना बच्चों। और सही है, इस प्लांट को ले आए, अब उसको जगह को सही करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी बच्चों जहां इस प्लांट को आपने इंस्टॉल करना है। क्या करना है बच्चों? इस पे भी बच्चों कॉस्ट इंकर्ड हुई। बच्चों जो आपने इस प्लांट के लिए टैक्स पे किया, क्या किया बच्चों? टैक्स किसी भी किस्म का हो सकता है बच्चों। सही है बच्चों, अगर टैक्स या ड्यूटी के साथ लफ्ज लिखा हो बच्चों नॉन रिफंडेबल, ये एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। डन है बच्चों। प्लांट को लोगों ने प्यारे दोस्तों बड़े सारे ट्रक के अंदर डाला बच्चों। सही है बच्चों, मिसाल के तौर पे कराची से लाहौर आ रहा था, डन, या बाहर से बच्चों प्लेन से इधर आना था पाकिस्तान, तो प्यारे दोस्तों वो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो तो कॉस्ट का पार्ट है। जिन लोगों ने लोड किया और फिर अनलोड करना है बच्चों उस प्लांट को, उनको जो मुआवजा देना पड़ेगा वो भी एसेट की कॉस्ट का क्या है बच्चों? पार्ट है। क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा, अगर बाहर से चीजें आ रही हैं बच्चों, फॉरेन से चीजें आ रही हैं, हमने इंपोर्ट की, इसे कहते हैं किसी और कंट्री से चीजें हमारी कंट्री में आ रही हैं, आपने इंपोर्ट किया। अब बच्चों एक इदारा है कस्टम, बोलो शाबाश, कस्टम ड्यूटी, कस्टम अथॉरिटीज। क्या प्यारे दोस्तों? ये टैक्स चार्ज करते हैं। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? जी, इन्होंने इनको जो हमने पैसे दिए प्यारे दोस्तों, वो क्या है? बोलो शाबाश, एसेट की कॉस्ट का क्या है? बोलो शाबाश, पार्ट है। इसको इंस्टॉल करने में जो वेजेस दी, जो मुआवजा दिया बच्चों लेबर को हमने, वो भी क्या है? बोलो शाबाश, एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। प्यारे दोस्तों रस्ते की इंश्योरेंस जो है, क्या प्यारे दोस्तों? इसे कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। एक होती है इंश्योरेंस एक्सपेंस है बच्चों। इंश्योरेंस क्या है? इस प्लांट की जो इंश्योरेंस हमने पे करनी है, जैसे रेंट पे करते हैं, वो पीरियड कॉस्ट है। वो क्या है बच्चों? वो तो हर महीने देनी है, वो तो रेकरिंग है, वो तो हर साल, वो तो प्यारे दोस्तों हर 3 महीने बाद देनी है। सही है बच्चों, वो रेकरिंग नेचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। लेकिन प्यारे दोस्तों जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, रस्ते की इंश्योरेंस, जो हमने एसेट को एक जगह से दूसरी जगह मेरे चांद लेके आना, प्यारे दोस्तों ये जो रस्ते की इंश्योरेंस है, ये वन ऑफ है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये एसेट की कॉस्ट का क्या है मेरे चांद? पार्ट है। ये एसेट की कॉस्ट का क्या है प्यारे दोस्तों? पार्ट है। अच्छा, अब कुछ चीजें एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। जिस तरह प्यारे दोस्तों अगर एसेट खराब हो गया, एसेट क्या हो गया बच्चों? खराब हो गया बच्चों। अब बच्चों नुकसान हो गया बच्चों, इंस्टॉल करते हुए कि नुकसान हो गया, ये नुकसान जो है नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान हो गया, ये नुकसान कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। टैक्स, हाँ जी, वेस्टेज होगी, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। प्यारे दोस्तों इसके अलावा मेरे चांद टैक्सेस, अगर लफ्ज लिखा है रिफंडेबल, एडजस्टेबल, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। मैं बातें समझा पा रहा हूं? इंश्योरेंस कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है।
प्यारे दोस्तों, हाँ जी, इसके अलावा प्यारे दोस्तों कुछ और कॉस्ट हैं ऐसी जो कि पीरियड कॉस्ट हैं, किसी खास पीरियड की कॉस्ट हैं। जैसे मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों, जैसे प्यारे दोस्तों वारंटी कॉस्ट। क्या प्यारे दोस्तों? वारंटी की कॉस्ट जी। कि जी अगर हम वारंटी देते हैं लेकिन इसके इतने चार्जेस आपसे लेंगे, भाई ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश नहीं बनेगी। क्या बातें समझ आ रही हैं प्यारे भाई? अब आए नोट्सों पे प्यारे दोस्तों, इधर से जरा हम एक नजर गो थ्रू कर लें जी। आ जाओ बच्चों। जी बच्चों, ये सारी वही बातें बच्चों जी। इनिशियल इनवॉइस वैल्यू, जो चीज के ऊपर लिखा, इसे लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। अगर कोई डिस्काउंट है तो इसमें से क्या कर देना है? माइनस। सब्सिडी, रिबेट्स। बच्चों एक ही चीज के दो नाम समझे। ये गवर्नमेंट क्या कहती है जी, आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये प्लांट खरीदा, मिसाल के तौर पे जी $1000 का, गवर्नमेंट कहते हैं जी $100 हमारा हिस्सा, तो हमें कितने का पड़ा? 900 रुपए का। कितने का? ठीक है, तो ये माइनस कर देना है। डिस्काउंट भी माइनस। नॉन रिफंडेबल कोई भी टैक्स है, नॉन रिफंडेबल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ये टैक्स में जाके इंशाल्लाह आपको समझ आएगी किन किन चीज़ों के नाम है। नॉन रिफंडेबल का लफ्ज है तो ऐड होगा। इंस्टॉलेशन असेंबली, इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टॉल करना। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रस्ते की इंश्योरेंस। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, कैरिज, डिलीवरी चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग। सही है बच्चों, एक ही चीज़ का नाम। वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, जिन बच्चे वो लेबर जो इसको लोड अनलोड करने में काम कर रही है, इसको बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में बच्चों जो लेबर काम कर रही है उसको जो मुआवजा देना। बच्चों साइड प्रिपरेशन कॉस्ट, जब आपने किसी प्लांट को इंस्टॉल करना है तो साइड उस जगह को प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेबर को मुआवजा देना पड़ेगा। बच्चों उस पर जो मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, ओवरहेड कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। किसको बच्चों? प्यारे दोस्तों, हमने प्लांट को इंस्टॉल करना है, क्या करना है भाई? उसमें जो बिजली का खर्चा आना है, जो प्यारे दोस्तों पेट्रोल शेट्रोल डीजल का खर्चा आना, प्यारे दोस्तों उसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहते हैं? ओवरहेड को क्या कहते हैं? वो एसेट की कॉस्ट का क्या होगा? पार्ट होगा। एक होते हैं जनरल ओवरहेड्स। जनरल ओवरहेड्स का मतलब, जनरल ओवरहेड्स कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं। ये सिर्फ वो वाले ओवरहेड्स हैं जो उस वक्त इंकर्ड हुए। सही है बच्चों, प्लांट को बनाने में या इंस्टॉल करने में। कॉस्ट ऑफ एसेट वेदर द टेस्ट इज फंक्शनिंग, भाई आपने प्यारे दोस्तों इस प्लांट से चीजें बनाने से पहले इसको टेस्ट करना है। सही है बच्चों, इसके रिजल्ट्स भेजने हैं लेबोरेटरी में। प्यारे दोस्तों अगर तो सही है लेकिन उस पर कॉस्ट तो आएगी ना, कॉस्ट आई बच्चों। प्यारे दोस्तों ये तो बाद में पता चलेगा इससे चीजें सही बनी या नहीं। मिसाल के तौर पे बच्चों आपने टेस्ट किया, उस पर कॉस्ट आई, तो वो एसेट की कॉस्ट का क्या होगा? पार्ट। प्रोफेशनल फी का मतलब किसी भी आपने प्रोफेशनल को कोई पैसे दे दिए इस एसेट से रिलेटेड, भाई कहाँ प्लांट को इंस्टॉल करें, बिल्डिंग में कौन सा कमरा कहाँ बनाएं, ये नक्शा बनाने वाला आर्किटेक्चर, उसको पैसे देने पड़ेंगे। सर्वेयर जो काम करवा रहा उसको पैसे देने पड़ेंगे। वकील साहब को अथॉरिटी से ज़्यादा लेनी है ना, तो बच्चों ये कोर्ट फी। ये प्यारे दोस्तों लॉयर साहब जो है हमारे कोर्ट को, ये अथॉरिटीज़ के सामने हमारा केस रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। या इंजीनियर साहब या एजेंट को भी पैसे देने पड़ सकते हैं। डन। ये सारे प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल फी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनी। इसी तरह बच्चों अनइंस्टॉलेशन कॉस्ट या डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इससे उतारना बच्चों एसेट को, डी इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट। आपने बच्चों एग्रीमेंट किया, आप प्लांट आपका हो गया, एसेट आपका हो गया, वो जो लिखने की कॉस्ट है बच्चों, सही है, वो जो एग्रीमेंट कॉस्ट है। स्टैम्प ड्यूटी, पता है स्टैम्प क्या होता है? स्टैम्प पेपर होता है ना जिसपे आप कहते हैं बच्चों ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट। इसके अलावा कोई ऐसी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, इस एसेट को एक्वायर करने में वो कॉस्ट लगनी ही लगनी है, जरूरी है, तो वो भी क्या है? एसेट की कॉस्ट का पार्ट। ये क्या है बच्चों? ये काट दें, छोड़ें, ये FR के अंदर, F7 के अंदर जाके आपको ये बात समझ आएगी, छोड़ें। आगे रिफंडेबल टैक्स वगैरह जो है बच्चों कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं। अगर लफ्ज सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है, इन ट्रांजिट नहीं, तो ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। वारंटी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं। नुकसान हो गया बच्चों, वेस्टेज, ऑपरेशनल लॉस नहीं बनेंगे। एडमिन एक्सपेंस या जनरल ओवरहेड्स, ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं। अगर बच्चों कोई ऐसी ओवरहेड्स हैं जो कि इस एसेट को इंस्टॉल या बनाने के अंदर लगे हैं बच्चों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। जनरल का मतलब कोई भी जी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी या लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ये दोनों मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आपने प्यारे दोस्तों नई प्रोडक्ट लॉन्च की,
तो प्यारे दोस्तों वो जो की उस पर कॉस्ट आई ना, लेकिन अब आपने उसकी एडवर्टीजमेंट करवा ली, वो जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। डन। प्यारे दोस्तों आपने अपने जो है ना फंक्शंस को बच्चों शिफ्ट कर लिया, ऑपरेशंस को शिफ्ट कर लिया एक जगह से दूसरी जगह पे। तो प्यारे दोस्तों ये शिफ्टिंग की कॉस्ट है, ये एक्सपेंस है। क्या है प्यारे दोस्तों? तो सही है। अगली बात बच्चों, आप न्यू ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, भाई आपने अक्सर देखा होगा एडवर्टीजमेंट में जी हमारी नई ब्रांच ओपन हो रही है फलां ये वो, तो पहले दिन आप कहते हैं नहीं 50% डिस्काउंट मिलेगा खाने पे या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये सारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। क्या है बच्चों? वो सही है। आगे बच्चों ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टाफ को ट्रेन करने की कॉस्ट, ये भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या है बच्चों? क्यों रेवेन्यू एक्सपेंस है? एसेट उस चीज को कहते हैं जिस पर हमारा क्या हो? कंट्रोल। भाई एम्प्लॉयज पे हमारा कंट्रोल, मतलब कंट्रोल का मतलब हमें छोड़ के जा सकते हैं। डन है प्यारे दोस्तों। ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी। पीरियड कॉस्ट, वो कॉस्ट जो खास किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है, वो भी क्या होगी बच्चों? बोलो बोलो शाबाश, बोलो ना, बोलो तो सही। एक्सपेंस आउट होगी। क्या होगी बच्चों? अच्छा जी, इफ एनी ऑफ द कॉस्ट, कौन से वाली? डोंट इंक्लूड वाली, रॉन्गली एडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ, गलती के साथ हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, देन इट शुड बी रिवर्स्ड बैक। बिला वजह हमने $100 का एसेट है बच्चों, हमने ₹5 इंश्योरेंस एक्सपेंस ऐड कर दिया, इंश्योरेंस इन ट्रांसिट नहीं, दूसरी वाली इंश्योरेंस, हमने कॉस्ट कर दी 105। अब आपको कितनी अमाउंट इसमें से माइनस करनी पड़ेगी? ₹5 की। कितनी माइनस करनी पड़ेगी? तो 100 पे आपकी एक कॉस्ट आ जाएगी वापस। डन। अगर गलती से कर दिया ऐसा, और ठीक है, बोलो तो सही, वो थोड़ा बोला तो करो। अच्छा, इंश्योरेंस इन ट्रांसिट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब समझाया था, एसेट की कॉस्ट में ऐड होना। While if word insurance is written in the question, then it should be treated as a, वो ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, रेजिडुअल वैल्यू जो आपको समझाई थी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, आज खड़े होकर अंदाजा लगाया इतनी अमाउंट हमें रिकवर हो जाएगी। कहता है रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आ जाना, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट को चेंज नहीं करेगा। कॉस्ट वही है जो आपने इंकर्ड कर दी है। सही है। आज आपको लग रहा है मेरा एसेट जो है ना कल को इतने का बिक जाएगा, लेकिन 10-15 दिन के बाद लग रहा नहीं इतने का नहीं इतने का बिकेगा, तो भाई ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई है, लेकिन इससे एसेट की कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन है बच्चों? और डन है। चलें, एग्जाम्पल नंबर 2, एन एंटिटी परचेज सम हैवी, बोले शाबाश, मशीन। द इनवॉइस फॉर द मशीन शोड द फॉलोइंग। जी, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी? ये। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कितनी? ये। क्या ये वारंटी कॉस्ट इसमें शामिल होगी बच्चों? तो कॉस्ट कितनी बनी? कॉस्ट कितनी बनी? 46,900। आगे ये नहीं, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये 1600 कॉस्ट का पार्ट बोल रहे हैं। आगे, इन एडिशन द एंटिटी इंकर्ड कितना? ₹3.4 मिलियन। भाई इधर देखें मिलियन कैसे लिखते हैं, 3 के आगे 6 डिजिट्स होंगे, 1 2 3 4 5 और ये देखें, ठीक है, 3.4 मिलियन ऐसे लिखना है, ठीक है। 3 के आगे 6 डिजिट्स। क्या था? इन मेकिंग मॉडिफिकेशन टू इट्स फैक्ट्री। अब मॉडिफाई किया, क्या किया बच्चों? मॉडिफाई कर दिया बिल्डिंग को, तो भाई ये कैपिटल एक्सपेंस है ना, आपने मजीद कमरे बना दिए या इस तरह। जी, ये मशीन है, क्या है? मशीन। बच्चों मशीन को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, क्या कर दिया? अच्छा, सो हैवी मशीनरी कुड बी इंस्टॉल्ड। बच्चों ये तो वो लग रहा है मुझे, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट लग रही है। क्या लग रही है? आपने किसी मशीन को इंस्टॉल करना था, उस जगह को दोबारा सही करवाया बच्चों, आपने सही किया, साइट को प्रिपेयर किया, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बोलो 3.4 मिलियन बनेगा। क्योंकि हमने 3 जीरो ऊपर कॉमन ले लिए हैं बच्चों, ऊपर कॉमन ले लिए, 3 जीरो क्या किए बच्चों? हमने कॉमन ले लिए। तो प्यारे दोस्तों इसमें हम कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 900,000 नहीं, 3 जीरो कॉमन है, इधर भी 3 जीरो के बगैर, इधर भी 3 जीरो के बगैर, और इधर 3400 लिखेंगे। सही है, 3 जीरो के बगैर। डन। तो एक ये जवाब आ जाएगा। सही है, और सही है जी, 3 जीरो के बगैर सॉल्व किया। डन है बच्चों, और ठीक है, कोई मसला बच्चों? चलें प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन। ए बिजनेस एक्वायर्ड न्यू प्रेमिसेस एट अ कॉस्ट ऑफ बोलो 400 मिलियन ऑन 1st Jan 2015 इन द पीरियड टू द ईयर एंडेड, कहता 31 मार्च 15, द फॉलोइंग फर्दर कॉस्ट आर इनकर्ड। बच्चा कॉस्ट ऑफ इनिशियल अडॉप्शन ऑफ द बिल्डिंग। जी बोलें, हमने किस चीज की कॉस्ट बतानी है? कॉस्ट ऑफ बोलो प्रेमिसेस, हाँ जी, जगह की कॉस्ट बतानी है। क्या करना है बच्चों? तो बच्चों बताओ, ये जो इनिशियल अडॉप्शन है बिल्डिंग की, बताएं जी, इनिशियली जो आपने अमाउंट पे की वो तो ऐड होगी ना,
लीगल कॉस्ट रिलेटिंग टू दिस परचेज, लीगल कॉस्ट ऐड होगी, लीगल कॉस्ट प्रोफेशनल को पैसे दिए ना आपने जी। मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये पीरियड कॉस्ट है, क्या है जी, कहता कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर मशीनरी टू बी यूज। भाई ये तो मशीन के अंदर जो एसी आपने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो लगाने हैं, ये प्रेमिसेस की कॉस्ट तो नहीं है, जगह की कॉस्ट तो नहीं है, ये तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। डन है ना, कॉस्ट ऑफ मशीनरी नहीं, ये तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। तो जगह की कॉस्ट में सिर्फ क्या होगा बच्चों, अडॉप्शन और लीगल फी ऐड होगी। डन है बच्चों, और डन है, अच्छा और डन है। आगे प्यारे दोस्तों आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 3A। क्या है बच्चों, आपके पास ना बच्चों टाइम है, शुरू करें, देखें टिक लगाते रहें, जो जो कॉस्ट का पार्ट बनेगा और जो जो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा बच्चों उसको हल्का सा क्रॉस लगा दें, डिस्काउंट माइनस कर देना, बस डिस्काउंट माइनस होगा, डिस्काउंट माइनस होगा जी। 2 मिनट है बच्चों आपके पास, शाबाश। जी शाबाश, हिम्मत करेंगे, क्या क्या चीज़ें कॉस्ट का पार्ट बनेगी, हिम्मत करें। जी वो बताता हूँ, पहले बाकी करो। जी हो गया, जी हो गया। गुड्डू हो गया, जी बच्चों हो गया। जी किस किस का हो गया जी, भाई भाईजान, भाई हो गया। अब इधर देखें भाई, सबसे पहले लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस को आपने नेट ऑफ क्या करना है, बोले शाबाश, हाँ जी, इसमें से डिस्काउंट माइनस करना है। क्या करना बच्चों, इधर देखें अब, ये 800,000 का 10% बनेगा, क्या बनेगा भाई, डिस्काउंट तो बेनिफिट मिला ना आपको, वो तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना। तो 80,000 माइनस करें तो कितना आएगा, 720। डन है ना, ये माइनस करना है। इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड होंगी, यस। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, जगह को जी, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, जगह को बच्चे साइट को प्रिपेयर करने की कॉस्ट। आर्किटेक्चर फी, यस। नॉन रिफंडेबल टैक्स, यस। इनकम टैक्स एडजस्टेबल, रिफंडेबल नहीं। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, यस। फीड पे टू क्लियरिंग एजेंट, प्रोफेशनल फी बच्चों, ये क्या है बोलो, आगे कहता जी ऑक्ट्राई चार्जेस। बच्चों ऑक्ट्राई चार्जेस लिखें जी, लोकल टैक्स जो आप इंपोर्ट पर पे करते हैं, ये एक ही चीज का नाम है बस, ऑक्ट्राई चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ये वो जी। इंपोर्ट पर जो आप लोकल टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसे क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्ट्राई चार्जेस जी। जो लोकल टैक्स गवर्नमेंट को इंपोर्ट पर पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कोई बोलो ना जी। आगे बच्चों लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट ऐड होगा, हाँ जी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होगा, यस। क्या था, एस्टीमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग विच कंपनी इज लाइबल टू, ये क्या था, डिसमेंटलिंग कॉस्ट,
कि जी जब 2 4 5 साल के बाद एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमें इस एसेट को क्या करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल, डिसमेंटल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, आज ही अंदाजा लगाना पड़ेगा ना, इनिशियल एस्टिमेट जी ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग द मशीन। बच्चों ये तो नेग्लिजेंस है ना, ये तो वेस्टेज है। क्या है, हमारी नेग्लिजेंस है। कॉस्ट का पार्ट कॉस्ट में क्यों डाल रहे हो। आगे इंश्योरेंस फॉर द ईयर, लाइसेंस फॉर द ईयर, इनिशियल ऑपरेशनल लॉसेस, ये तीनों बताएं कॉस्ट का पार्ट है जी। इंश्योरेंस के साथ क्या लिख दिया, फॉर द ईयर, पीरियड कॉस्ट है। सही है बच्चों, कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना। लाइसेंस फी फॉर द ईयर, बच्चों ये तो आपको फी पे करनी ही पड़ेगी ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है बच्चों, इनके साथ टाइम पीरियड मेंशन है। क्या है मेरे प्यारे भाई, ओ भाई सही है। आगे कहता है ट्रायल इनिशियल ऑपरेशनल लॉसेस, बच्चों ये लॉस कभी भी कॉस्ट का पार्ट, भाई वेस्टेज नुकसान कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रायल प्रोडक्शन टेस्ट रन कॉस्ट कह रहा है ये। क्या है ये, ट्रायल प्रोडक्शन का मतलब है टेस्ट रन कॉस्ट। क्या, टेस्ट को रन करने की कॉस्ट है ना। तो ठीक है, ऐड होगा बच्चों। एडमिन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट ऐड होगा, एडमिन कॉस्ट ऐड होगा बच्चों, नो। तो ये देखें, जवाब देख लें। ओके बच्चों, कर लेंगे इंशाल्लाह, हर एक एक चीज लिख के दी है, कर लेंगे। देख लें कि मसला है तो पूछें बच्चों। लाइसेंस फी नॉर्मली क्या उसका नाम है, रेवेन्यू एक्सपेंस ही है ना। ये असल में जिनका लाइसेंस है उनको पता होगा हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। हर साल क्या करना, ये रेकरिंग नेचर है। क्या है, ये हर साल रिन्यू करवाना ही पड़ेगा ना, ये वन ऑफ नहीं है जी। वो ठीक है, अगर नया लाइसेंस गवर्नमेंट से आपने ले लिया, ये लाइसेंस की फ़ी है। इस तरह एक होता है लाइसेंस आपने गवर्नमेंट से जब लिया तब, वो बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसके लिए इंटेंजिबल एसेट है IS 38। डन है, और डन है। ओए बच्चों बोलो तो सही। अच्छा बच्चों जी, कल मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग। स्ट्रेट लाइन और, ओ भाई सही है बच्चों, बात समझ आई कि अगली भी गई, अगली भी गई। चले मैं समझाता हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ किसी दिन ना। अच्छा प्यारे भाई इधर आ जाएं। अब छोटी सी बात यार, ये ना एग्जाम टिप है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 में लिखने की कोशिश की। लर्निंग ऑब्जेक्टिव बोलो शाबाश, 7 में लिखा हुआ है बच्चों। कल हमने बात की थी, हमने कहा था कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि हमारे अपने इस्तेमाल में हो। सही है, उसको यूज़ करें या कंज्यूम करें, सही है, या उसका बेनिफिट सर्विसेज में हमें मिल रहा हो, सही है, वो ठीक है, उसे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कहते हैं ना। अच्छा बच्चों, अगर कुछ चीज़ हमने रेंट पर दे दी वो भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, और डन। अच्छा अब बात करने लगा हूँ, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, क्या हर एसेट IS 16 वाला क्या वो डेप्रीशिएट होगा। ऑल टेंजिबल एसेट्स शुड बी डेप्रीशिएटेड, नहीं। टेंजिबल IS 16 वाले, भाई सबसे पहली बात है ऑल नॉन करंट एसेट्स डेप्रीशिएट नहीं होते, ठीक है। सबसे पहली बात है हर नॉन करंट एसेट डेप्रीशिएट नहीं होता, सही है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी 2-4 साल के लिए, है तो नॉन करंट एसेट, लेकिन डेप्रीशिएट तो नहीं होगा ना जी। प्यारे दोस्तों, हर नॉन करंट एसेट डेप्रीशिएट नहीं होता। अगली बात करूं, IS 16 में आने वाले नॉन करंट एसेट भी सारे डेप्रीशिएट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे लैंड, क्या लैंड की वैल्यू नॉर्मली बढ़ती है, पूरी दुनिया मानती है कि लैंड की वैल्यू नॉर्मली बढ़ती है, लैंड की बात कर रहा हूं, सही है, बिकॉज इट हैज, सॉरी लैंड कभी भी डेप्रीशिएट नहीं होगा बिकॉज इट हैज इनडेफिनिट लाइफ। क्या बच्चों, इसकी लाइफ के बारे में पता ही नहीं है कितनी होगी। डन है बच्चों जी। लैंड बच्चों कहता है नेवर एवर कैलकुलेट डेप्रीसिएशन ऑन लैंड, कहता है ये जुर्म अजीम है। क्या है प्यारे भाई, इनडेफिनिट लाइफ, सही है बच्चों, बिकॉज इट है, इनडेफिनिट का मतलब है आसानी से, बोलो शाबाश, आसानी से पता नहीं चल रहा किसने कितना इस्तेमाल होना है। एक होता है इनफिनिट, हमने लफ्ज का लिखा है इन स्टैंडर्ड में IS 16 में जो लफ्ज है इनफिनिट का है या इनडेफिनिट का है। कुछ किताबों में इनफिनिट का लफ्ज भी है, इनफिनिट का लफ्ज सही नहीं है मेरी नाकिस राय के मुताबिक। इनफिनिट का मतलब होता है लामहदूद, कभी ना खत्म होने वाला, वो सही है। और भाई चाहे जो मर्जी चीज़ है एक दिन खत्म तो होनी है ना जी, इसलिए ज्यादा अच्छा लफ्ज क्या है बोलो, इनडेफिनिट। अच्छा अगर लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन टुगेदर, तो बच्चों फिर आपको क्या करना पड़ेगा,
टोटल कॉस्ट में से लैंड की कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस, फिर जाकर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपने बिल्डिंग पे। डन। इफ लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन टुगेदर देन अमाउंट ऑफ एनी एसेट, लैंड और बिल्डिंग क्या था, इज गिवन, फिर एक चीज सेपरेटली दी होगी वो निकाल देंगे। डन, सही है। लैंड अगर लहदा टोटल एसेट दिए 200 के, लैंड दी प्यारे दोस्तों 110 की, तो पीछे कितना बचा, बिल्डिंग कितनी बची 90, अब 90 ने डेप्रिशिएट होना है। डन, वो बोलो क्या था, एग्जाम्पल 18, लैंड एंड बिल्डिंग अपेयर इन द बैलेंस शीट का मतलब एसओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कितने की आ रही है 200, कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है 110, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, ये देखें रेट किस पे लगेगा 90 मल्टीप्लाई बाय 5%, ये डेप्रिसिएशन है। डन बच्चों, बोलो ना, डन बच्चों। आगे, एन ऑफिस प्रॉपर्टी कॉस्ट कितनी है बच्चों 5 मिलियन, लैंड की वैल्यू कितनी है 2 मिलियन, एंड द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज कितना 3 मिलियन, द बिल्डिंग हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 50 साल, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बच्चों क्या बोलो, बोलो ये है 2, ये है 3 मिलियन, कितना है, कहता जी व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है प्यारे दोस्तों बोलो 3 मिलियन, कितनी जी, -0 डिवाइड करें बच्चों किससे 50 से, किससे प्यारे भाई, तो अब बताएं जवाब क्या आया, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन निकालनी है ना, ओए बच्चों बोलो तो सही, हाँ 60 जी, ठीक है, ओ ठीक है, ओ भाई बोलो तो सही, ओ बच्चों ठीक है, ठीक है जी बच्चों, लैंड की कॉस्ट को अलहदा कर देना, लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करना, लैंड को निकाल के करें। डन, बाकी फिर आगे उसी तरह ही क्वेश्चन होगा। डन है ना बच्चों, बोलो तो सही, ओके थथे हो, अच्छा जी बोलो तो सही, ऐसे बैठे हूँ उठा के। अच्छा अब बच्चों एक हमारा कॉन्सेप्ट है जी, चेंज इन एन बोलें एस्टीमेट, चेंज इन प्यारे दोस्तों क्या, एस्टीमेट, चेंज इन मेरे प्यारे दोस्तों क्या, चेंज इन एस्टीमेट का मतलब क्या, हमारा एस्टीमेट क्या हो गया है चेंज, जो पहले था अब वो नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारा ख्याल था पहले इस एसेट ने इस्तेमाल होना 10 साल, कितने साल, अब बच्चों 1 साल गुजरने के बाद 2 साल गुजरने के बाद हमें ख्याल आया इसने 10 साल इस्तेमाल नहीं होना, इसने बच्चों 6 साल होना है, कितने, तो एस्टीमेट गलत था ना आपका, फिर पहले आपका ख्याल था रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है, बाद में बच्चों मार्केट में फ्लक्चुएशन आई, चीज़ें ऊपर की तरफ गई बच्चों, अब रेजिडुअल वैल्यू है 20,000, तो ये भी बच्चों क्या था एक एस्टीमेट, ये भी क्या था, ये भी एस्टीमेट है, ये भी क्या है, और डेप्रीसिएशन का रेट प्यारे दोस्तों, रेट भी क्या है बच्चों जो निकलता है वो भी एस्टीमेट की बेस पे निकलता है, रेट भी क्या है डेप्रीसिएशन का एस्टीमेट है, क्या है बच्चों, और डन है। अच्छा अगला सवाल पैदा होता है, क्या इन एस्टीमेट्स को चेंज करने की इजाजत है, एज पर IAS 16 इजाजत है, लेकिन प्यारे दोस्तों अब गौर से सुनना, इजाजत है, चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, कहता जी एस्टिमेटेड लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू एंड रेट, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल आर एस्टिमेट्स, चेंज इन अबव एस्टिमेट आर परमिसिबल, कहता ऊपर वाले एस्टिमेट चेंज करने हैं, काउंटिंग चेंज करनी है, सिर्फ तब अलाउ है ओनली ऑन द ग्राउंड्स दैट इफ द न्यू एस्टिमेट विल गिव, बोलो ना, विल गिव प्यारे दोस्तों फेयर या बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ, इसका मतलब समझ लें भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, जिसने एक्सपेंसेस में जाना प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्यारे दोस्तों ये जो नॉन करंट एसेट है इसने कहाँ जाना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अगर आप पुराने वाले एस्टीमेट से प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट सही होगा या गलत होगा, तो नए वाले एस्टीमेट, अगर नया वाला एस्टीमेट लगाना जरूरी है तो फिर पुराने वाले से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, वो ये कहना चाह रहे, कहता अगर नया वाला ज्यादा बेहतर नॉलेज दे रहा, रिजल्ट दे रहा है बच्चों, ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा, तो कौन से वाला लगाएंगे बच्चों, बोलो कौन सा वाला एस्टीमेट, नए वाला या पुराने वाले की बेस पे डेप्रिसिएशन। डन है, एस्टीमेट है क्या, लाइफ एस्टीमेट है, डेप्रिसिएशन का रेट एस्टीमेट है प्यारे दोस्तों, और क्या एस्टीमेट है बोलो, डेप्रिसिएशन रेजिडुअल वैल्यू। डन है मेरे प्यारे भाई, इधर तक कोई मसला बच्चों, इधर तक ये हमने परमिसिबल है, लेकिन अगली बात, अब प्यारे दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर है तो परमिसिबल, लेकिन प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, आज हम खड़े हैं मिसाल के तौर पे 2026 में, कहाँ खड़े हैं बच्चों 2026 में खड़े हैं प्यारे दोस्तों, परमिसिबल तो है, लेकिन एसेट हमने लिया था 2023 में,
23 गुजरा, 24 गुजरा, 25 गुजरा, आप 26 पे आए। चलो 26 और उससे ऑनवर्ड्स तो सही वाला एस्टीमेट लगा देंगे, पिछले सालों पे तो गलत वाला एस्टीमेट लगा है, उनको क्या करना है? तो उसमें स्टैंडर्ड कहता कुछ नहीं करना। क्या बच्चों? कहता पिछले सालों पर कोई इंपैक्ट, कहता ये एस्टीमेट था, उस वक्त तो आपने अपने हिसाब से अच्छा ही लगाया होगा, बाद में आगे खराब हुआ, तो अब उस साल नया एस्टीमेट लगा लो, पुराने सालों को मत छेड़ो, ना 23 को दोबारा छेड़ो, ना 24 को, ना 25 को। डन। इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इज एन effect of change in effect of change in an estimate is taken prospective। क्या प्यारे दोस्तों, पिछले सालों पर कोई इंपैक्ट मेरे प्यारे भाई नहीं आएगा। जी जी सर, अगर ये डेप्रिसिएशन वगैरह परमिसिबल है तो फिर तो टैक्स वगैरह इसमें अपनी मर्जी से कर सकते हैं? टैक्स अथॉरिटीज बताएंगी प्यारे भाई, हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते जी। जो हमने कॉस्ट निकाली होगी वो तो एक दफ़ा निकाल ली ना, उसमें टैक्स की एडजस्टमेंट्स आ गई ना बच्चों, वो सही है। अब भाई कह रहे हैं कि सर ये जो अब डेप्रीसिएशन है क्या है, अब एस्टीमेट चेंज हो रहा, अब एस्टीमेट चेंज होने की बाद वाला जो आपका टैक्स है वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, ये छोड़ें अभी F7 में जाके एक स्टैंडर्ड का नाम है जी IAS 7 डेफर टैक्स, क्या उसमें जाके इस तरह की बातें इंशाल्लाह भी छोड़ें। डन और डन है। अब इसका काउंटिंग नॉलेज आपको देना है, अकाउंटिंग में इसको सॉल्व कैसे करना। 2 स्टेप्स हैं। कितने हैं? 2 स्टेप्स। कहता स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज चेंज इन एन एस्टीमेट। जब भी एस्टीमेट का चेंज आएगा, कितने स्टेप्स हैं बोलें? पढ़ें जरा। पहले में आपने जिस दिन एस्टीमेट का चेंज है उस साल के शुरू की आपने क्या कर लेनी है? बुक वैल्यू फाइंड। जी पहला स्टेप पढ़े। जी बच्चों, जी बच्चों, ओए फुटो न बोलो ना, पहला स्टेप क्या है? नेट बुक वैल्यू क्या थी? ये भूलनी होनी है आपको। कॉस्ट माइनस, आपको नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाई थी स्ट्रेट लाइन में। कॉस्ट में से माइनस करें टोटल डेप्रीसिएशन, जिस दिन की आपको क्या चाहिए? बुक वैल्यू, यानी 3 साल के बाद वाली चाहिए तो 3 साल की डेप्रीसिएशन इकट्ठी माइनस कर दें, ऐसे ही था। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो ऐसे आती थी बुक वैल्यू, शॉर्टकट से, याद है भाई? ठीक है भाई, ठीक है भाई, देख ले, ठीक है ना? अच्छा, पहले स्टेप में जिस दिन एस्टीमेट का चेंज है उस दिन की आपने क्या करनी है? बुक वैल्यू फाइंड करनी है। नॉर्मली एस्टीमेट का चेंज साल के शुरू में ही होगा, ठीक है, साल के शुरू में पता चल जाएगा हमें। देन कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग डेट। भाई असल में तो जो आपके पास अब बुक वैल्यू है, अब इसको बेस बना के आपने क्या करना है? बोलो शाबाश, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। डन। अब ये सुनना बच्चों, अगर तो रेट चेंज हो गया, पहले रेट 15% था प्यारे दोस्तों, अब बच्चों आपने रेट किस पे लगा? अब रेट है 20%। तो अब बच्चों बताओ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू निकाल दी आपने, अब रेट कितना लगाओगे? 15% या 20%? पहले लाइफ थी 6 साल, अब प्यारे दोस्तों अब आपकी लाइफ होगी 8 साल, तो अब डिवाइड 6 से करोगे 8 से करोगे? और डन है। मिसाल के तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ, एसेट है जी, उसकी लाइफ थी 10 साल, कितने साल? 4 साल आपने क्या कर दिया? उसको इस्तेमाल। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? कितनी है बच्चों? 6 साल। कितनी? सही है, रिमेनिंग लाइफ। जब 4 साल गुजरे, 5वें साल के शुरू में आए, तो आपने कहा जी कि हमारी रिमेनिंग लाइफ इस टाइम है 6 साल। लेकिन प्यारे दोस्तों आपने अपनी टेक्निकल टीम से कांटेक्ट किया, ये तो आपके मुताबिक है ना बच्चों, अकाउंटेंट के मुताबिक टेक्निकल टीम से कांटेक्ट किया, उसने कहा आपकी लाइफ अब 6 साल नहीं है, बल्कि रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 8 साल। डन और डन है। अब प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, जो स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला था वो था कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। क्या बच्चों? और डन है प्यारे दोस्तों। अब आपका हो गया है एस्टीमेट चेंज। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? इधर अब आपने 4 साल के बाद जब एस्टीमेट चेंज हुआ,
अब प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर लाइफ थी 10 साल, पहले कितनी थी 10 साल। अब आप इधर 10 नहीं लिखेंगे बल्कि रिमेनिंग लाइफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब भी आपका एस्टीमेट चेंज हो जाए प्यारे दोस्तों, अब आपने स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला को इस तरह अप्लाई करना है। कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू की जगह आ जाएगा रिवाइज्ड रेसिडुअल वैल्यू। क्या आ जाएगा बच्चों? भाई अब पहले 4 सालों को निकाल दें, अब रिवाइज की बेस पे कंप्यूट करें। किस बेस पे करें? अब आपकी लाइफ प्यारे दोस्तों 10 साल थी टोटल, 4 साल गुजर गए, पीछे कितने रह गए? 6। अब वो कहता नहीं 6 नहीं है 8 है, तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता बच्चों, वो सही है। अब एस्टीमेट चेंज हुआ, अब वैसे रिमेनिंग लाइफ 6 साल है, लेकिन एस्टीमेट चेंज होने की वजह से कितनी है? अब इधर आपने लिखना है रिमेनिंग रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ। वैसे तो रिमेनिंग लाइफ 6 साल है, लेकिन आपने कौन से वाली लेनी है? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? ठीक है, जब भी एस्टीमेट का चेंज होगा अब आपने डेटा नया लेना है। कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू की जगह आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा हुआ तो रिवाइज्ड रेसिडुअल वैल्यू, और लाइफ की जगह क्या आ जाएगा? रिमेनिंग, इसको याद कर लो बस, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग रिवाइज यूजफुल लाइफ। डन? डन है। अब ये बात बचे हुए सालों के लिए है, हमने कहा था ना पिछले सालों को कुछ नहीं करना। अब ये ऑनवर्ड चेंज आया, सही है, जिस दिन एस्टीमेट का चेंज है। डन है मेरे प्यारे भाई? बच्चे कहते हैं सर आपने इधर कॉस्ट क्यों नहीं लिखा? भाई मसला रिमेनिंग सालों का है या सारे सालों का है? रिमेनिंग का। तो भाई जब आपने रिमेनिंग आपने साल रिमेनिंग लिए तो अमाउंट भी रिमेनिंग लोगे ना, वो समझे हैं? मैं इसकी एग्जाम्पल बच्चों को ऐसे देता होता हूँ। आपके पास 10 रुपये हैं, कितने भाई? आपने पहले दिन 2 रुपीज़ खर्च किए, फिर अगले, अब आपके पास रिमेनिंग कितने हैं? 6। अगर आपने 10 को 5 दिन में 10 रुपये खर्च करने हैं ना, 10 को डिवाइड 5 से करोगे फिर 2 जवाब आएगा। अगर अब आप कहते हैं मैंने 10 को बेस बना के एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं करना बल्कि 6 को बेस बनाना, तो 2 जवाब कैसे आएगा बच्चों? जब आप 3 से रिमेनिंग डेज से डिवाइड करोगे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ठीक है। ये है अब आपकी बुक वैल्यू। पहले थी बुक वैल्यू कितनी? 10 रुपये, फिर कितनी होगी? 8 रुपये। कितनी होगी बच्चों? और अब कितनी होगी? क्या बोलो? 6 रुपये। किताबों में वैल्यू क्या हो रही है आहिस्ता आहिस्ता? भाई बात समझे हैं? अब बच्चों मेरी बात सुनो गौर से, अब समझ आ गया? अब इधर देखो, जब भी एस्टीमेट का चेंज क्वेश्चन में आएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं बच्चों, अच्छे खासे हैं स्टडी हब में, गौर से सुनो। डेट, आगे का लिखना है आपने, बोलो डिस्क्रिप्शन। क्या लिखना है मेरे प्यारे भाई? आज मैंने थोड़ा सा काम देना है आपको घर से करने के लिए, करेंगे? थोड़ा सा काम आज मैंने आपको घर से करने के लिए देना मेरे प्यारे भाई, पहले बता रहा हूँ। डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे क्या? आगे क्या बच्चों? एसेट, नॉन करंट। अब आप इधर आए, अब ये पढ़ें। पहला स्टेप क्या करना है? बुक वैल्यू फाइंड करनी है, सही है ना? दूसरे स्टेप में ने डाटा को सामने रखते हुए आपने क्या करना है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना। डन है ना? बड़े जरा कहता कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2021 से लेके 2024। ठीक है। कहता ऑन 1 जनवरी 2021 बच्चों, कहता एयर लिमिटेड परचेज एन एसेट। कितने का एसेट परचेज किया? 10,000। रेसिडुअल वैल्यू क्या है? 0। एंड इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर कितने साल? ये किस साल की बात है बच्चों? 1 जनवरी 2021 की बात है। कहता द एंटिटी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड? अच्छा, कहता लेकिन जब 2 साल गुजरे, ऑन 1 जनवरी 23 पे आ गए, अब बच्चों हमारा एस्टीमेट क्या हो रहा है? रिकंसिडर द यूज ऑफ इट्स डेप्रीसिएशन मेथड। छोड़ें अभी इस बात को, अभी इस बात को बाद में पढ़ते हैं। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम प्लांट रख दूं? क्या नाम है एसेट का? एसेट का नाम है कुछ? एसेट का नाम क्या है इसका? ओ भाई बोलो तो सही। मशीन। जी मशीन। क्या है? मशीन है? क्या है? एसेट, एसेट लिख दूं इधर? मशीन, प्लांट लिख दूं? एसेट लिखना बेशक एसेट भी लिख सकते हैं जी। 1 जनवरी 2000 बोलो शाबाश 21। कॉस्ट कितनी थी बच्चों बोलो? 10,000। भैया एक एसेट की बात हो रही है ना, तो इस फॉर्मेट से होगा क्वेश्चन। अब स्ट्रेट लाइन में 21 और 22 में एक्सपेंस हर साल सेम होगा ना, 23, 24, 25। लेकिन 23 में आके मसला आया। 23 में आके क्या आया? अब मैं 2 साल डेप्रीशिएट कर दूं। जब 2 सालों की इकट्ठी डेप्रीसिएशन निकाल दूंगा तो मेरे पास जिस दिन एस्टीमेट का चेंज है 2 साल के बाद, मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 का जवाब आ जाएगा। बोल ही नहीं रहे, आ जाएगा। इकट्ठा कर लूं 2 सालों को, 31 दिसंबर 2022 तक आ गया मैं। डेप्रीसिएशन इसे कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। क्या कहते हैं? 2 सालों की इकट्ठी निकाल रहा हूं ना। 10,000
-0 डिवाइड बाय 10। ये तो 1 साल का जवाब है, मुझे 2 सालों का इकट्ठा चाहिए। 1 साल का तो यार 1000 रुपया, 2 सालों का कितना हो जाएगा? तो हर साल का अपना अपना कितना, ठीक है ना? बताओ बुक वैल्यू कितनी आई? ये किस दिन की बुक वैल्यू है? जिस दिन एस्टिमेट चेंज हो रहा। भाई क्या इसको इस तरह भी लिख सकता हूं ना? वो ठीक है, और ये वो सही है। ये इस दिन की मेरे पास क्या आ गई बच्चों? बुक वैल्यू। क्या मेरे पास स्टेप नंबर 1 का जवाब आ गया? क्या मेरे पास स्टेप नंबर, करो नोट करो, जल्दी करो नोट जी, जल्दी नोट करो। या 1 मिनट रुको, मुझे मुझे आगे भी सॉल्व करवाने तो फिर एक ही दफ़ा नोट करना, पहले समझ लो। भाई टाइम मैं बताता हूँ, टाइम बहुत पड़ा हुआ है, इधर देख, बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है। ये एस्टीमेट पूरा करवाना है मैंने, इसके 4-5 क्वेश्चंस करवाने हैं, जब तक ना हुए छुट्टी नहीं है जी। ये पढ़ो, कहता जी ऑन 1 जनवरी 2023 पहले मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। एयर लिमिटेड रिकंसीडर का मतलब दोबारा देखना। यूज ऑफ इट्स डेप्रीसिएशन मेथड। क्या भाई ऐसा हो सकता है कि आपका पहले डेप्रीसिएशन मेथड कोई और है, पहले रेट कोई और है, पहले प्यारे दोस्तों रेजिडुअल वैल्यू कुछ और है, अब कुछ और हो सकता है ना? एंड कंक्लूडेड, पहले स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस टाइप ऑफ, इंस्टेड 25% डेप्रीसिएशन अब चार्ज करनी है किस पर? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो भाई सही है। अब मेथड कौन सा है? बोलो शाबाश, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट किस पे लगेगा? जो साल के शुरू में बुक वैल्यू है। क्या हमारे पास साल के शुरू में बुक वैल्यू है? 2023 का जवाब कैसे आएगा? 31 दिसंबर 2023 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगी जी? बुक वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाय, बताएं बच्चों, ये 1 साल कितनी आ गई? अब बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? अब अगले साल का जवाब 2 तरीके से आ सकता है। 6000 पे 25% लगा दो, या 2000 को 25% से कम कर दो। अगले साल का जवाब 2000 नहीं आना, बल्कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कम माना। कितना कम माना? 25%, यानी 75%, ठीक है ना? या इस तरह ही कर लो, सिंपल सिंपल। बुक वैल्यू अब कितनी है और इसका डेप्रीसिएशन का रेट कितना? ये कितना जवाब आया? और डन है चांद। हाँ जी, हर साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपके पास है ना? पहले साल 2 सालों का 1000, फिर बच्चों उससे अगले साल का 2000, फिर उससे अगले साल का 1500। डन है मेरे प्यारे भाई? डन है? डन है ना? नहीं समझ रही? बस समझ के हो, कोशिश नहीं, समझना है। कोशिश है जी। मैं खप गया हूँ, मर गया हूँ, समझा के कोशिश। समझ आ गई है? करो नोट जल्दी। अच्छा नोट ना करो, ये किया हुआ है, घर में आपने नोट करना है लाजमी। ऑनलाइन वालों अगर ये हाथ से नहीं करोगे तो मुश्किल होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। कर लोगे बच्चों? कर लोगे हाथ से? नहीं तो करो, अभी करो नोट, तुम्हारा पक्का ही नहीं होना। नोट करो, चलो शाबाश, करो नोट करो। इस तरह आपने करना ही नहीं है घर में। करो नोट करो बच्चों, मैं भी वेला हूँ। करो नोट जी, करो नोट करो। नोट किया हुआ है ऑनलाइन वाला, माँ कसम नोट करो बच्चों। इस तरह तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही नहीं बनने मेरे प्यारे भाई। आपने कहना समझ आ गई है, चलो जी खत्म कहानी। बच्चों बड़ी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। अन्नी पा देनी है जी, इतनी प्रैक्टिस करनी है जी। कल आज मैंने आपको क्वेश्चन देने हैं, वो आसान ही है, आपने घर से देख के आने हैं। डन? सुबह इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। नहीं, मैंने 2 सालों की इकट्ठी कर दी है ना, अक्यूमुलेटेड है ना। उस टाइम तुम शरारतें कर रहे थे जब मैंने ये लिखा था जी, इसलिए मैंने कहा अभी नोट करो, जो सवाल हो अभी पूछो। घर जाके आपने कहाँ करना होता है काम। करो जल्दी करो, शाबाश
फरियाद भाई मैनेजमेंट का कोड 2:30 बजे हमारा टाइम कर दें, 2:30 बजे तक जी। भाई इधर प्रैक्टिस बहुत होनी है अब। वो मेरी क्लासेज हैं सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, 1 मिनट ब्रेक नहीं है दरमियान में। अभी मैनेजमेंट मेरे पीछे आके ये सब्जेक्ट ही पढ़ा लेंगे, ये पढ़ाएं, टाइम ही नहीं है, क्या करें। जी ठीक है, आगे बच्चों सही है। नहीं मेरे भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे प्यारे दोस्त। बड़े हो जाओ बच्चों, बड़े हो जाओ। FA1 गई, FA2 गई बच्चों, अब बड़े हो जाओ, मेरा चांस, शाबाश। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 24, आओ मेरे प्यारे भाई जी। क्या था जी, आपने क्या करना है, नेट बुक वैल्यू बतानी है एड 3rd ईयर। क्या प्यारे दोस्तों, देखो भाई हर सब्जेक्ट की नोयत डिफरेंट है। FA1 छोटा पेपर, सिलेबस कम है। FA2 उधर मैं आपको पता है कितने कितने मिनट्स पढ़ाता हूँ बताओ, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, इतना ही है ना मेरे प्यारे भाई जी। इधर ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, करो करो एडजस्ट करो मेरे प्यारे भाई, एडजस्ट करो, शाबाश। एक कंपनी परचेज अ मशीन फॉर रुपीज कितना, 30 मिलियन। प्यारे दोस्तों उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 मिलियन। कितनी प्यारे दोस्तों, द मशीन इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्यारे भाई ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉर्मूला क्या होता है जी, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। क्या था, आफ्टर 2 साल, रुक जाओ, ब्रेक लगाओ, ऑनलाइन वाले तुम भी ब्रेक लगाओ। आफ्टर 2 सालों के बाद एस्टीमेट का चेंज है, द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज, निशानी होती है बच्चों ये चेंज इन एस्टीमेट के क्वेश्चंस की, ठीक है। पहले मुझे बताओ, मुझे स्टेप नंबर 1 में क्या चाहिए बताओ मुझे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या चाहिए, बहुत अच्छे। वो मेरा भाई दीवार के साथ मार सर अपना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, हल्का सा सर मार जी। प्यारे भाई स्टेप नंबर 1 में हमें चाहिए बुक वैल्यू। क्या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमें शॉर्टकट आता है जिससे बुक वैल्यू ऐसे आ जाती है, लो बच्चों, डेट, डिस्क्रिप्शन, और क्या बच्चों, और बच्चों मशीन है, हाँ चलो मशीन है ये। प्यारे दोस्त इधर देखो, आफ्टर 2 साल, आफ्टर 2 साल उन्होंने साल नहीं बताया क्या है, 1 जैन वगैरह नहीं, बस ईयर 2 लिख दो। क्या, ईयर 2 का एंड है ये। बुक वैल्यू जी, भाई बुक वैल्यू शॉर्टकट से आएगी, इधर देखो, कॉस्ट इनटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन का परसेंटेज और n। बच्चों कॉस्ट कितनी है इधर बोलो, कॉस्ट कितनी है इधर, 30 मिलियन रुपीस या डॉलर, 30 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 में से डेप्रिसिएशन का रेट माइनस करो, डेप्रिसिएशन का रेट 15% है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.15, ये लाजमी। और n कितने सालों के बाद बुक वैल्यू, क्योंकि एस्टीमेट का चाहिए 2 साल बाद है ना, तो इधर बताओ बुक वैल्यू कितनी है, 21.67। जवाब नहीं आया उसने, जितना बाद में उसने बचना है 0.85 हाँ तो कर सकते हैं ना, 1 में से 0.15 निकालो, 0.85 आ जाएगा, तो इसका यही जवाब बनेगा ना। लेकिन वो कैलकुलेटर पे आप करोगे तो वो 0.85 ही है ना, वो डायरेक्ट कर देगा ना। अच्छा अब बच्चों ईयर 3 की क्या करनी है आपने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। भाई फिर ही बुक वैल्यू आएगी ना जो हमने फाइंड करना है।
जी। अब बच्चे इधर देखो क्या कहता है, कहता जी आफ्टर 2 साल, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो पढ़ो, द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज इट्स डेप्रीसिएशन एस्टिमेट टू स्ट्रेट लाइन। भाई कहां से कहां चले गए, रिड्यूसिंग से, चलो बच्चों रिमेनिंग लाइफ उसने खुद बता दी कितनी है, और अब रेजिडुअल वैल्यू 3 मिलियन नहीं है और 4 मिलियन नहीं है, बल्कि अब मैंने आपको बताया था, बताओ इसका फॉर्मूला बताओ शाबाश, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताओ जी। स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, मैं पूरा फॉर्मूला लिखता हूं। सो एक मिनट जरा, कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ लिख दूं, यूजफुल जगह कम है, इसको काटो बच्चों। अब मेरे भाई अब 2 साल गुजर गए हैं, अब इधर कॉस्ट नहीं आना, क्या आना है, रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू, और इधर टोटल लाइफ नहीं। डन? ओए बच्चों समझ आ रही है? ओके बच्चों, अब इधर सोचो, इधर सुनो बच्चों, इधर सुनो प्यारे भाई, कॉस्ट कितनी थी इधर, और सॉरी बुक वैल्यू अब कितनी है 21 पॉइंट, ये देखो बच्चों अभी जादू करते हैं हम, लो जी, लो बच्चों 21.67 माइनस करो रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू, बच्चों अब लाइफ टोटल नहीं, उसने बताई ही खैर रिमेनिंग है, डिवाइडेड बाय 5, बताओ बच्चों जवाब। जी 3.734, बस 73 कर दूं राउंड ऑफ, ठीक है जी, इसके करीब करीब जवाब आ जाएगा। अब बच्चों तीसरे साल के एंड पे बुक वैल्यू आ गई है, बताओ बच्चों 17 पॉइंट, और ये मैंने मिलियंस में क्वेश्चन किया, किस में किया, डॉलर इन मिलियन या रुपीज इन मिलियन। डन है बच्चों? देखो ये है इस तरह का ऑप्शन कोई, और ठीक है ना और समझ आई है, ये मैंने होमवर्क में क्वेश्चन देने मैं बता रहा हूं जी, और ये पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा जी भाई ये आ गया 17.94 जवाब आ गया मेरे प्यारे भाई, आ गया है, नोट करो बच्चों, इसको कर लिया नोट, चलें कर लें कोई बात नहीं, करें नोट, बड़ा टाइम है, टाइम बहुत है यार, इनका 2 बजे फरियाद भाई, ये आज नहीं है क्लास, आए हाँ, लो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ जल्दी, नहीं मेरे भाई क्वेश्चन 25 पे आ जाओ, है ना, मुझे बता दिया करो जी, आओ प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया सॉल्व। अच्छा मैंने ना F1 में कभी कहा यार मैंने पढ़ाना है ज्यादा, ना 2 में कभी कहा, नहीं कहा ना। अच्छा देखो जिधर है उधर ही कहेंगे ना आपको, बिला बिला थोड़ी आपको बिठाएंगे जी। प्यारे दोस्तों आप आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे भाई खत्म हो गए, नहीं 25 है ना, कहता व्हाट इज द डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। प्यारे भाई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फाइंड करना है 31 दिसंबर 2021 पे, ऐसे ही है प्यारे भाई। अच्छा अब जरा गौर से, कहता एन एंटिटी विच मेक्स अप इट्स अकाउंट एनुअली, कहता एक एंटिटी है जो हर साल अपने अकाउंट्स बनाती है, कहता जी 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर उनके साल का एंड है, प्रोवाइडेड फॉर डेप्रीसिएशन ऑफ इट्स इक्विपमेंट एट द रेट 10% पर एनम, और कौन सा मेथड है, यानी इसका मतलब है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक ये डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। कहता सिंस इट वाज बॉट, जब से एसेट लिया तब से ऐसे कर रहे हैं, 2018 फर्स्ट एंड 18 फॉर रुपीज, एसेट कितने का लिया 4 मिलियन का, 4 के आगे 6 डिजिट्स है ना मिलियन, ऑन फर्स्ट एंड 21, इधर एस्टीमेट का क्या होने लगा है चेंज। बच्चों अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं प्यारे भाई, क्या अभी हमने क्वेश्चन किया, अभी हमने क्या किया बच्चों, क्वेश्चन पहले का निकालोगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक, 3 साल गुजर गए ना, 18 19 20 और 21 का साल का शुरू है जी, बुक वैल्यू निकाल लेंगे वो शॉर्टकट लगा के, सही है बच्चों। फिर प्यारे दोस्तों आप अब कहता है इट द एंटिटी कंक्लूडेड स्ट्रेट लाइन मेथड वुड बी मोर क्या एप्रोप्रिएट, कहता स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, बोलो शाबाश, ज्यादा बेहतर है। एंड बिल्कुल सेम पूछा, एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों बोलो, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है बच्चों बोलो,
5 लाख एट द एंड ऑफ, करें सॉल्व बच्चों इस क्वेश्चन को। आपने जी आपने करना है बच्चों, आपने। एसेट का कोई नाम दिया हुआ इन्होंने? इक्विपमेंट, क्या? ठीक है भाई जी, आपने करना है, आप करें जरा, शाबाश। कितना आ रहा है? ओहो सॉरी भाई, जरा शॉर्टकट बताना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डायरेक्ट 1 Jan 2021 पर हम पहुंच सकते हैं जी। कॉस्ट इंटू 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट। डेप्रीसिएशन कितनी है इस क्वेश्चन में? तो 1 माइनस 0.90 भी लिख सकते हैं जी। इसको करके ना कैलकुलेटर 0.90 भी आएगा जी। एन कितने सालों के बाद जी? जी बताएं जी आगे। अच्छा बच्चों देखो, ये सारी चीज़ें शायद FA2 में आप लोगों ने पढ़ी थी, ऐसे ही है, लेकिन मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ कि आपने कुछ पढ़ा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आप नए स्टूडेंट हैं, आता ही नहीं है। ऑनलाइन वालों जी, ऑनलाइन वालों बिल्कुल सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज हो रही हैं, एक चीज़ भी वो जी। आगे आगे बोलो बच्चों, कितना है? हाँ जी 000। डन है बच्चों, डन है प्यारे भाई। आगे आगे बच्चों, आगे बच्चों, अब आपने क्या करना है? 31 दिसंबर 2021 की डेप्रीसिएशन निकालनी है। ऐसी है बच्चों, वो ऐसी है 2916,000 माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू। कितनी रिवाइज? मेरा ख्याल पहले थी नहीं, बस वही रिवाइज है। कितनी? डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 5 साल। चले जी, जवाब क्या है बताएं? डेप्रीसिएशन पूछी थी उसने 483। डन है बच्चों, चलें बस जवाब आ गया। लेकिन बहरहाल आप जरा एक स्टेप आगे चले जाओ, बुक वैल्यू भी बता दो जी। प्रैक्टिस ही है ना। कितना बच्चों? कितना? 24। डन है बच्चों, डन। ओए दसो, ठीक हो गया बच्चों? कर लो भाई नोट। बहरहाल जवाब आपका ये है, आंसर आपका ये है बच्चों। नहीं छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं मेरे प्यारे भाई जी। जी मैं ढूंढ लेता हूँ और नए जी। नए बड़े हैं सवाल, बेफिक्र रहो मेरे प्यारे भाई। डेटा बहुत है हमारे पास प्यारे भाई, बेफिक्र रहो तुम, बहुत डेटा है। सवाल ना भी डेटा हो अभी बन जाएगा, क्लास में बन जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कल क्लास में सारे नोट्स बनवाए थे, वो जो 1 नोट पे थे, परसों भी वो खुद ही लिखे थे ना सारे जी। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ये साथ साथ नोट करें। जो मैं 1 नोट पे करवाऊंगा ना, बगैर क्वेश्चन सामने रखिए, अपनी तरफ से क्वेश्चन ले लेके, जैसे कल था परसों था, वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपसे हमने शेयर कर दिया है। डन। ये तो नोट्स हैं, आपके किताब में नोट्स होंगे, आपने साथ साथ नोट करना है। ऑनलाइन वालों जी प्यारे भाई हो गया। आओ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 पे प्यारे भाई। कहता जी रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ, रेट या रेसिडुअल वैल्यू या डेप्रीसिएशन मेथड। जी ये है पेज नंबर जी 14। फरियाद भाई ये पेज 14, ये आपने पार्ट 1 लगा देना है, ये 16 ये ना, ये 16 लगा देना, चलो इकट्ठा लगा देना, ठीक है। अच्छा जी आगे कहता जी, अब सुनना जरा। कहता ये जितनी चीज़ें हैं, यूजफुल लाइफ हो गया, रेसिडुअल वैल्यू होगी, डेप्रीसिएशन का मेथड हो गया, रेट हो गया, सारे क्या हैं? एस्टीमेट। कहता जैसे ही भाई एस्टीमेट चेंज भी तो हो सकता है ना, जो गलत भी तो हो सकता है ना। कहता हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, अब हर एंटिटी का अपना अपना साल होता है ना, किसी का साल एंड हो रहा है 31 मार्च को, किसी का 30 जून को, किसी का 31 दिसंबर को। कहता यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ और एंड, इधर और भी लिखना चाहिए था, एंड बच्चों रेट, नहीं सॉरी रेट बच्चों, एंड डेप्रीसिएशन मेथड, ये जितने भी एस्टिमेट्स हैं। कहता जी ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, कहता शुड बी रिव्यूड एट एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। हर साल के एंड पर आपने देखना है कहीं हमारा एस्टिमेट गलत तो नहीं है बच्चों, ठीक है।
अगर अगर बच्चों आपका एस्टीमेट चेंज हो रहा तो फिर ऊपर वाले 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। डन है। क्या था, द एंड रिवाइज्ड, और उसको क्या करना है, बोलो ना, रिवाइज करना है जैसे हमने ऊपर किया। इफ कहता है एक्सपेक्टेशंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम, कहता अगर आपका एस्टीमेट पिछले वाले एस्टीमेट से सिग्निफिकेंटली क्या है बच्चों, बोलो बोलो शाबाश, डिफरेंट, तो फिर आप इसे क्या करोगे, चेंज कर दोगे। अब हमें पेपर में कैसे पता चलेगा सिग्निफिकेंट चेंज है या नहीं? जब भी क्वेश्चन में डेटा दिया होगा और एस्टीमेट चेंज होगा, हम उसे हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, सिग्निफिकेंट। बस ठीक है बच्चों, समझ आ गई? हमें पेपर में कैसे पता चलेगा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एस्टीमेट पुराने वाले से नए का या नहीं? जब भी क्वेश्चन में डेटा दिया होगा आपने कहना सिग्निफिकेंट है। अगर इनसिग्निफिकेंट अज्यूम करोगे तो फिर तो सवाल ही नहीं चलेगा आगे जी। कहता था कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स, जो कैरिंग अमाउंट एसेट की है, अब बुक वैल्यू, उसमें से अब आपने लेस करना है रेसिडुअल वैल्यू। सही है बच्चों? अब बुक वैल्यू में से माइनस करना है आपने, किस में से, माइनस, इधर रिवाइज लिखना चाहिए था, रिवाइज्ड रेसिडुअल वैल्यू। क्या, अब आपने रिवाइज्ड क्या करनी है, रेसिडुअल वैल्यू माइनस करके रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करना है। यही मैंने बताया ना आपको, और यही बताया ना, नहीं समझ रहे? एक और क्वेश्चन है, चलो ये घर से देख लेना, लेकिन भाई इधर ना ये मिसिंग है कुछ, फरियाद भाई इधर मिसिंग है ये नोट्स में कुछ जी। क्या था, ऑन 1 Jan 2021, भाई सुनना, वाटर लिमिटेड, पानी लिमिटेड परचेज एन एसेट, उसकी लाइफ कितनी है बच्चों, विद एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू कितनी बच्चों, 2000, एंड इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर कितने साल, 10 साल, और मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। इन 2023, यानी एज्यूम करें इन 2023 का मतलब 1 Jan, एस्टिमेट का चेंज है। मुझे बताएं पहले 2 सालों में तो 1 साल का एक्सपेंस कितना होगा, 12,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई बच्चों 10 साल लाइफ है, तो 1 साल का 1,000 होगा ना। तो प्यारे दोस्तों 1 साल ये एक्सपेंस, 1 साल ये। प्यारे दोस्तों एस्टिमेट जब चेंज हुआ उससे पहले बुक वैल्यू कितनी है, बोलो 10,000। कितनी है बच्चों, नहीं 8 नहीं 10, 10,000 कितनी बच्चों, अच्छा आगे अब क्या हुआ, कहता जी इन 2023 वाटर लिमिटेड रिव्यू द लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू, इट वाज एस्टिमेट दैट, ये क्या है, इट वाज एस्टिमेट, पता नहीं क्या, बहरहाल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज नाउ ओनली, हाँ जी, एसेट्स की रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 5 साल। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 5 से डिवाइड करना, और रेसिडुअल वैल्यू 2000 नहीं है बल्कि कितनी है, तो अब फॉर्मूला कैसे लगेगा, इधर देखें, अब फॉर्मूला लगेगा बुक वैल्यू, क्या बच्चों, ओहो, फॉर्मूला लगेगा बच्चों, फॉर्मूला लगेगा मेरे प्यारे भाई, अब बुक वैल्यू 10,000 माइनस रिवाइज्ड रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 नहीं बल्कि 5, तो जवाब आया 1400। जवाब क्या आया, ठीक है, और आगे आगे स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, हर साल का 1400 आता जाएगा। डन है बच्चों, डन है। चेंज इन एस्टीमेट से 4 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, कितने, काफ़ी प्रैक्टिस है, अब आप घर में भी करेंगे। मैं क्वेश्चन बताता हूँ, एक छोटी सी बात सुन लें भाई, अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन, इसकी बच्चों ये तो आपने करना ही नहीं है ना, ये छोड़ें, इसकी एंट्री क्या है बताएं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या हो रहा, डेबिट, इसको काटें फॉर्मेट जी, आया हुआ था ना पेपर में डेप्रीसिएशन की एंट्री जी, इधर भी आ सकती है, डेप्रीसिएशन की एंट्री बताएं जी, मैंने कल भी बताई थी, बताएं जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, डन है बच्चों, डन है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। एक्सपेंस बढ़ गया, एसेट क्या हो गया, जब कॉन्ट्रा बढ़ेगा तो एसेट कम ही होगा ना, ठीक है। अच्छा ये काट दें, ये आपने नहीं करने, ये काट दें, ये काट दें, आगे ये नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, आगे कुछ भी नहीं करना, आगे आपने बच्चों ये कुछ भी नहीं करना आपने, डन, कुछ भी नहीं करना, डन जी जी जी, हाँ जी वो बताते हैं आपको। इधर तक हो गया बच्चों, इधर तक ओके हो गया, गुड गुड हो गया, अच्छा जी, ये कुछ भी नहीं करना इधर तक, छोड़ दें इस सबको, आगे आए। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12 पे आ जाए बच्चों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12 पे आ जाए। रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, डेप्रीसिएशन एंड रेट। अब सुनना गौर से भाई, सुनना भाई, रेसिडुअल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ हैव इनवर्स रिलेशन, ऐसे ही है ना,
सुनना भाई, आपने एसेट को 3 साल के बाद बेचना, तो भाई 3 साल के बाद बेचना, और दूसरा एक बंदा है उसने उसी एसेट को 5 साल के बाद बेचना, कौन ज्यादा अमाउंट रिकवर कर लेगा? भाई जब एसेट पुराना हो जाएगा रिकवरी कम होगी, तो भाई जितनी लाइफ ज्यादा रिकवरी उतनी ही, याद रहेगा बच्चों। ये कहता रेजिडुअल वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन हैव इनवर्स रिलेशन। ये कैसे? ये पॉइंट नंबर 2 की मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूं, ये 2 की। कहता रेजिडुअल 10,000 में से अगर आपने बच्चों 1,000 माइनस किया और डिवाइड 5 से किया, और दूसरी जगह 10,000 में से आपने 2,000 माइनस किया और डिवाइड 5 से किया, बताएं जवाब किधर ज्यादा और किधर कम आएगा जी? अमाउंट बताएं ना। 1800 आएगा शायद, इधर आएगा 1600। जिधर आपने बच्चों जिधर आपने ज्यादा रेजिडुअल वैल्यू माइनस की तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो गया? इसका मतलब है आपने 8,000 को 5 से डिवाइड किया ना, रेजिडुअल वैल्यू ज्यादा तो डेप्रिसिएबल अमाउंट कम हो जाएगी। ठीक है, नोट करें पॉइंट नंबर 2 के साथ। ये जितनी लाइफ बच्चों, जितना रेजिडुअल वैल्यू ज्यादा होगी बच्चों उतना ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता जाएगा? कम। रेजिडुअल वैल्यू कम तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा। डन? ओए बोलो ना, बोल ही नहीं रहे। और ठीक है, और यार बोलो तो सही। ठीक है भाई, नोट नहीं कर रहे, करो यार नोट जी। आगे आगे कहता रेट एंड डेप्रिसिएशन हैव डायरेक्ट रिलेशन। ये तो मुझे नहीं बताने की जरूरत भाई। रेट जितना ज्यादा, 10,000 पे 10% लगाओ तो 1,000 जवाब, 10,000 पे 20% लगाओ तो 2,000। हाँ, रेट ज्यादा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ज्यादा। अब बच्चों एक छोटी सी बात और बतानी है आपको प्यारे भाई। एक होता है बच्चों नॉन करंट एसेट रजिस्टर। क्या होता है बच्चों? अब आपका जो अकाउंट्स में बच्चों आपके पास जो डेटर, आपके पास जो नॉन करंट एसेट का बैलेंस आता है ना, वो 2 जगहों पे आ रहा होता है। कितनी जगहों पे आ रहा होता है बच्चों? ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक आता है बच्चों आपके जो लेजर्स हैं, क्या हैं? जो आप बना रहे होते हैं। सही है बच्चों। दूसरा आपके पास एक होता है फिक्स एसेट रजिस्टर। क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फिक्स एसेट रजिस्टर प्यारे दोस्तों, एक तो आप अपने रजिस्टर पे लिख रहे हैं चीजें, सही है, एक आप लेजर्स में लिख रहे हैं। इन दोनों में कंफ्लिक्ट आ सकता है कभी कभी। क्यों बच्चों? पहले तो समझे फिक्स एसेट रजिस्टर क्या है। फिक्स एसेट रजिस्टर में आप लिखते क्या है, पहले ये समझें। एक ऐसा रजिस्टर जिसमें आप डिटेल चीजें लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एसेट का नाम, एसेट क्या है, फर्नीचर है, किस तरह का फर्नीचर है, टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है, किस कमरे में पड़ा हुआ है, लोकेशन क्या है। सही है बच्चों? और सही है, किस अमाउंट क्या का है, किस तारीख पे खरीदा। सही है बच्चों? अगर कोई हिस्सा बेच दिया, मतलब 10 में से 10 बेंचेस में से 2 बेच दिए, किस दिन बेचे, किस अमाउंट पर बेचे, गेन पे बेचे, लॉस पे बेचे, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? फिक्स एसेट रजिस्टर में। ये बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। सही है बच्चों? ये हर एंटिटी बनाती है। सही है बच्चों? फिक्स एसेट रजिस्टर, जिनके पास नॉन करंट एसेट है। दूसरा आपके पास ना नॉन करंट एसेट फर्नीचर का बैलेंस टी अकाउंट में भी आ रहा होगा, लेकिन टी अकाउंट में आपने जगह तो नहीं लिखनी ना ये कहाँ पड़ा हुआ है। आपने ये तो नहीं, आपने सिर्फ क्या लिखना है? अमाउंट, बैलेंस लिखना है बस, डेट, अमाउंट और अमाउंट। आपके पास टी अकाउंट, आप ये चीज़ क्या है उसका टी नाम आ रहा होता है बच्चों, फर्नीचर है, तारीख आ रही होती है बच्चों। सही है बच्चों? कब खरीदा ये चलो आ रहा होगा और बैलेंस आ रहा होगा, कब बेचा सिर्फ ये आ रहा होगा, कहाँ पड़ा, ऐसी है ना, कहाँ पड़ा, कैटेगरी क्या है, ये सारी चीजें तो टी अकाउंट में नहीं आती। तो डिटेल डॉक्यूमेंट क्या है बोलो? नॉन, ये फिक्स एसेट रजिस्टर, ये है डिटेल डॉक्यूमेंट। क्या है बच्चों? अब एक दफा रीड कर लो। द नॉन करंट एसेट रजिस्टर या फिक्स एसेट रजिस्टर इज द मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट वेयर ईच एसेट इज लिस्टेड। जहां हर एसेट समझ नहीं कुछ आ रही। ये मेरा वन नोट किधर चला गया? ये तंग करेगा। अब इधर आओ जरा, ये नोट्स दो मुझे, इधर से बताऊंगा जी। कहता है जी ये मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट है वेयर ईच एसेट इज
लिस्टेड, वेयर ईच एसेट इज क्या, अच्छा जी, कहता जी विच इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एसेट लाइफ, इसकी क्या है, यूजफुल फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या ये एसेट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, सही है। आगे कहता है एज द जनरल लेजर डज नॉट रिटेन एनी, बोलो, डिटेल्स अबाउट इंडिविजुअल एसेट, इट इज क्लोज वन ऑफ एट द एंड ऑफ, कहता है ये तो हम क्लोज कर देते हैं ना, इधर सिर्फ बैलेंस आता है टी अकाउंट्स में, लेजर में, लेकिन नॉन करंट एसेट रजिस्टर में कीप ट्रैक ऑफ इंडिविजुअल एसेट कॉस्ट, कहता है ये एक एक एसेट की डिटेल आ रही होती है, उसकी कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू कितनी है, डेप्रिसिएशन क्या, डिस्पोजल क्या, करता फर्दर इन कंप्यूटराइज सिस्टम, कहता है जब कंप्यूटराइज सिस्टम होगा ना फिर नॉर्मली देयर इज नो डिफरेंस या डिस्क्रिपेंसी इन नॉन करंट एसेट रजिस्टर एंड जनरल लेजर, कहता है फिर फर्क नहीं होगा, फिर असल में एरर क्यों आता है जब आप मैनुअल कैलकुलेशंस करते हैं, सही है। कहता वाइल इन मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम देयर माइट बी डिफरेंस या डिस्क्रिपेंसी इन फिक्स एसेट रजिस्टर एंड जनरल लेजर, डन। इसमें अब क्या याद करने वाली बात है, कुछ भी नहीं, फिक्स एसेट रजिस्टर डिटेल डॉक्यूमेंट है, इधर हर चीज आ रही होती है, जनरल लेजर में सिर्फ बैलेंसेस आते हैं, डन, बस ये याद करना है और तो कुछ भी नहीं याद करने वाला। आगे आता क्या क्या है, फिक्स एसेट, नॉन करंट या फिक्स एसेट रजिस्टर में दो नाम है इसके, फिक्स एसेट रजिस्टर भी कहते हैं, नॉन करंट भी कहते हैं, नॉन करंट एसेट रजिस्टर भी कहते हैं। किस दिन खरीदा, डिस्क्रिप्शन क्या है, पड़ा कहाँ है, यानी लोकेशन। और प्यारे दोस्तों यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, अमाउंट डेप्रिसिएशन की कितनी है, कैरिंग अमाउंट, ये पढ़ लोगे, ठीक है, और डन है। अच्छा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 14 आपके पास आ रहा है, चलो ये मैं खुद देखूंगा। अच्छा अब आपका काम क्या है आज, अब आपने होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस करके आने हैं, जी मैं बताता हूँ। जो नहीं करना होगा वो बता दूंगा, बाकी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डिलीट कर, अच्छा फिलहाल ना ये तो मैंने ऑनलाइन वालों को शायद डिलीट करके दूं ही वो जो करने वाले हैं। अच्छा ऑनलाइन वालों ये ना ये है इसका क्या उसका नाम है IAS 16 को ना हमने दो हिस्सों में तोड़ा है। हमने क्या किया है, अलग अलग ही डाल देना, IAS 16 पार्ट 1, IAS 16 पार्ट 2। ऑनलाइन वालों को भी, ऑनलाइन वाले सारे क्वेश्चन ही करने हैं, ऑनलाइन वालों को तो मैं करके ही डिलीट दूंगा ना ये वाले, तो ऑनलाइन वालों के लिए तो सारे रेलिवेंट हैं, ठीक है जी ऑनलाइन वालों सारे मेरा चांद आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है ना। चलें बाकी क्या उसका नाम है, कुछ मैंने करवाने हैं डिलीट, कुछ क्या करवाने हैं डिलीट, सही है। चलो ऑनलाइन वाले तो सारे इंशाल्लाह कर लेंगे ना ये, चलें ठीक है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।